नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रमुख अधातुओं को देखेंगे और उनके प्रमुख उपयोग देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि रसायन विज्ञान में हम लोग वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आता है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। तो उसी को हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत से लोग जिसको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समझने लायक है, डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट है। आप लोग एक बार लिख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आपका तैयार हो जाएगा। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर हो, मंडी परिषद हो, या यूपी पीसीएस प्री 2019 की परीक्षा हो, ये सभी के लिए एक जैसा कार्य करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे हल्का एवं ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है, सबसे हल्का तत्व है तथा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक सीजियम। सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। लेकिन अगर आए सबसे चमकदार अधातु एवं सबसे कठोर अधातु, तो हीरा। ध्यान रखिएगा, इसमें धातु और अधातु में अंतर रखिएगा, क्योंकि हीरा एक अधातु है जबकि प्लेटिनम एक धातु है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ओके, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हुए। अब हम लोग प्रमुख अधातुओं को पढ़ेंगे, एक एक अधातुओं को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से आने वाले, उसको हम लोग जानेंगे। पहली अधातु है नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक गैस है। ठीक है, नाइट्रोजन वायु से हल्की होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है तथा ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% यानी 78% पाई जाती है। ओके, नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, विद्युत बल्ब में भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, अमोनिया उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है, और वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है। इसके अलावा बैल का वीर्य भी तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर लोग गर्भाधान के लिए एक सिलेंडर टाइप का लेकर घूमते हैं, उसमें जो बैल का वीर्य रहता है वो किस में रखा जाता है? वो तरल नाइट्रोजन में ही रखा रहता है। ओके, नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं। ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस कहते हैं। अगला है सफेद फास्फोरस। हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। सफेद फास्फोरस, देखिए फास्फोरस के ये यौगिक हैं, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस और फास्फीन, ये फास्फोरस के यौगिक हैं। जिसमें जो सफेद फास्फोरस है ये अंधेरे में चमकता है तथा इसका प्रयोग आतिशबाजी में होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस ये दिया सलाई बनाने में प्रयोग होता है। दिया सलाई में जो उसका ऊपर रोगन लगा रहता है, जिससे दिया सलाई जलती है, उसमें क्या लगा रहता है? लाल फास्फोरस। ये एक बार यूपी पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। अगला है फॉस्फीन, PH3। ये एक विषैली गैस है और इसका प्रयोग संकेतक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? संकेतक के रूप में। अगला है भारी जल, D2O। भारी जल, इसकी खोज यूरे और वासबर्न द्वारा की गई थी। यह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में या शीतलक के रूप में किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, हाइड्रोजन। अगली अधातु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खोज अक्सर पूछता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं तथा इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। ये आवर्त सारणी का प्रथम तथा सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन का प्रयोग वनस्पति तेल निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन में किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला है, अब हम लोग कार्बन देखते हैं। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं। जिसमें जो हीरा है ये किम्बरलाइट पत्थर से इसकी प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या है? किम्बरलाइट पत्थर। ये दुनिया की सबसे कठोर अधातु है। हीरा दुनिया की सबसे कठोर अधातु है। इसका जो क्रिस्टल होता है ये घनाकार होता है। ठीक है, चलिए अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। ग्रेफाइट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। लगभग सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो इस बात को आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है। इसका प्रयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। हम लोग जानते हैं जो घर में पेंसिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, वो उसमें ग्रेफाइट मिला रहता है और ग्रेफाइट की ही बनी होती है। अगला है शुष्क बर्फ। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम बनाने में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आइसक्रीम बनाने में प्रशीतक के रूप में शुष्क बर्फ का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है काजल। काजल कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप होता है। ध्यान रखिएगा, काजल जो हम लोग आंखों में लगाते हैं वो कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख हाइलोजन्स को। हाइलोजन्स ये पी ब्लॉक के 7वें वर्ग में रहते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के 7वें वर्ग में हाइलोजन्स तत्व हैं जिनको लवण उत्पादक कहते हैं, अर्थात इनसे नमक का उत्पादन होता है। तो ये कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटियम। ठीक है, ये 5 क्या है? हाइलोजन्स हैं, जिसमें जो क्रियाशीलता के अनुसार इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि हाइलोजन्स में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो इसमें फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है। फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्लोरीन के बारे में। प्रश्न इससे अक्सर पूछा जाता है। क्लोरीन ये जल में सबसे अधिक क्रियाशील होती है। इसका यौगिक कौन कौन सा है? गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर। गैमेक्सिन जो हम लोग कीटनाशक छिड़काव के लिए यूज करते हैं वो भी क्लोरीन का ही क्या होता है? यौगिक होता है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर। जल को शुद्ध करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला है ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु तत्व है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र अधातु तत्व कौन सी है? ब्रोमीन है। ये अश्रु गैस भी होती है और नींद की दवा के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग नींद की दवा के रूप में भी होता है और इसका प्रयोग फोटोग्राफी में भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ होता है? फोटोग्राफी में। अब हम लोग अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं। नोबल गैस। अक्रिय गैस जो किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी भी गैसों से रिएक्शन नहीं कहती हैं, उनको अक्रिय यानी ये क्रिया नहीं करती हैं। इसमें पहली है हीलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीलियम अज्वलनशील और कम घनत्व वाली गैस है। इसका प्रयोग गोताखोरों द्वारा किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन, जो गोताखोर होते हैं समुद्र में जाते हैं, वो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का अपने साथ वो सिलेंडर लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए। इसके अलावा वायुयान के टायरों में भी हीलियम का प्रयोग होता है। मौसम संबंधी जानकारी वाले जो गुब्बारे होते हैं उसमें भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वेल्डिंग में भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है नियान। नियान का प्रयोग कहाँ होता है? विद्युत बल्ब में। हवाई अड्डों पर चालकों को संकेत देने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हवाई अड्डों पर चालकों को संकेत देने के लिए, विद्युत बल्ब में तथा विज्ञापनों में। आप लोग देखते होंगे जो विज्ञापन लगे होते हैं सड़क के किनारे किनारे, उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग होता है? उसमें इसी नियान का प्रयोग होता है। ठीक है, अगली गैस है अक्रिय गैसों में आर्गन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्गन। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक अक्रिय गैस। वायुमंडल में जितनी भी गैसें अक्रिय पाई जाती हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा आर्गन की होती है। इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में, वेल्डिंग में तथा आग बुझाने में किया जाता है। ओके, अगली गैस है जेनान। इसको XE इसका रासायनिक सूत्र है। इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जेनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। इसका प्रयोग ये अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करती है।
अक्रिय गैसों में सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है? ज़ेनान बनाता है। लेकिन ज़ेनान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि उसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ओके, चलिए अगला है रेडान, आर्यन। रेडान का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है और रेडान को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं सिवाय रेडान के। तो रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और ये गैसीय तत्वों में सबसे अधिक भारी होती है। रेडान गैसीय तत्वों में सबसे अधिक भारी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? प्रमुख अधातु तत्वों के बारे में, उनके उपयोग के बारे में। इसके अलावा हैलोजेंस जो होते हैं, जो लवण उत्पादक करने वाले तत्व होते हैं, उनके बारे में, उनके उपयोग हमने पढ़ा। और इसके अलावा कुछ प्रमुख अक्रिय गैसों के बारे में और उनके उपयोग हमने पढ़ा। तो ये सब भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर बैक ईयर का पेपर किसी भी एग्जाम का देख लीजिए तो उसमें यही सब प्रश्न घुमा फिरा कर आता है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। 95% तो उम्मीद यही है। अब अगर इससे बाहर आएगा तो वो सबके लिए कठिन होगा। तो निश्चिंत रहिए, इसके बाद इतिहास शुरू होने वाला है। बहुत लोग इतिहास की मांग कर रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। 15 से 20 दिन में आपका इतिहास कंप्लीट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।